Hello, good morning, all of you. Once again, हेलो। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ और आपको आज अगला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है सेंटेंस एंड क्लाउज। कल हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म किया था। उसमें अगर कुछ इशू है, मैं एक बार चैट ऑन कर दूँ। अगर कोई ऑनलाइन है तो आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आप बताएं कि ऑनलाइन हूँ मैं। चैट के माध्यम से बता सकते हैं ताकि मैं ये पूछ सकूं कि कल कोई दिक्कत तो ना हुई थी। पार्ट्स ऑफ स्पीच कल मैंने आपको पढ़ाया था और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने कोशिश की थी आपको हर चीज़ के डिफिनीशन के बारे में मैं आपको समझाऊं। आज हम 3-4 मिनट लेट हैं और सॉरी फॉर बीइंग लेट। मयंक चौधरी, मयंक चौधरी बोल रहे हैं हाय। तो हाय मयंक, गुड मॉर्निंग। सुजाता बोल रही है हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस एंड क्लाउज। ये एक चैप्टर है जिसमें हम पहले सेंटेंस के बारे में समझेंगे, फिर क्लाउजेस के बारे में समझेंगे। और मैं अभी बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, बेसिक फैक्ट्स ऑफ ग्रामर ही हमारा चल रहा है, जिसमें से सबसे पहले मैंने आपको ग्रामर के डिफिनेशंस के बारे में समझाया, उसके टाइप्स के बारे में समझाया और कुछ ग्रामेटिकल फैक्ट्स के बारे में बताया था। दूसरा चैप्टर हमने, दूसरा यूनिट उसी में से हमने लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेखी क्लास में मैंने कल ख़त्म किया था। उसके बाद हमारा तीसरा सेक्शन है जिसका नाम है सेंटेंस एंड क्लाउज। तो सेंटेंस क्या होता है, क्लाउज क्या होते हैं, सेंटेंस कितने पार्ट्स होते हैं, इन सब पे थोड़ा सा हम टाइम लेंगे। और इसका कम से कम 3 से 4 लेक्चर होने वाला है पूरा। और 3 से 4 लेक्चर में आप इसे समझेंगे पूरी अच्छे तरीके से। मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। और आपको फिर से मैं एक बार बोल दूं कि इसका डॉक्यूमेंट पीडीएफ इन द सेंस ये कि स्टोर में जाएंगे आप और वहाँ पे कंटेंट में जहाँ पे हमारे सारे फाइल्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे जाने के बाद हमें वो पीडीएफ मिल जाएगा। आप देखेंगे वहाँ पे बेसिक फैक्ट्स ऑफ ग्रामर का एक 21 पेजेस का एक हैंड रिटेन नोट्स डाला हुआ है। उसमें आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें से सेंटेंस एंड क्लाउजेस 3rd चैप्टर में मिलेगा आपको। ठीक है, अब हम लोग ना बात कर लेते हैं सेंटेंस एंड क्लाउजेस के बारे में। हालांकि मेरे पास ये पीडीएफ बना हुआ है, जो ऑन ये तरह के जो पीडीएफ हैं वो बने हुए हैं, लेकिन मैं पीडीएफ का इस्तेमाल ना करके मैं अपने तरह से समझाऊं तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और हम लोग सीधे सीधे एक पेज पेज ही ऐड कर लेते हैं और इस पे हम लोग बाय शुरू से इसको पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या होता है, क्लाउजेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। सेंटेंस, मैं थोड़ा पेन सही से ले लूं तो ज़्यादा सही रहेगा। पेन, यस, और ये इसके बदले में ये ले लेता हूँ। सेंटेंस, व्हाट डज इट मीन ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, वाक्य किसको कहते हैं। जो आप बचपन में पढ़ते होंगे कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कंप्लीट सेंस। आपने पढ़ा होगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं एंड उसमें कंप्लीट सेंस होते हैं, कंप्लीट सेंस होते हैं। ये आप पहले बचपन में पढ़े होंगे, है ना। यानी कि शब्दों का समूह होता है जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, 1 मिनट। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके बताऊं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट सेंस तो होता ही है, लेकिन इसमें मीनिंगफुल सेंस भी होने जरूरी है। मीनिंगफुल सेंस का क्या मतलब होगा, और साथ ही साथ इसमें प्रॉपर ग्रामेटिकल अरेंजमेंट का होना भी जरूरी होता है। यानी कुल मिला के 4 पैरामीटर्स होते हैं। किसी सेंटेंस के बनने में 4 पैरामीटर्स होते हैं, और वह है, पहला है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेकेंड वन इज प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, and third one is complete sense, and fourth one is meaningful sense. तो these are the 4 parameters to make a proper sense of the sentence. यानी वाक्य के बराबर अर्थ के लिए हमें 4 पैरामीटर्स होने चाहिए, जिसमें से सबसे पहला क्या है, मैं अपने तरह से इसे डिफाइन करता हूं। सबसे पहला हमारा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। सेकेंड है
प्रॉपर ग्रामेटिकल अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर ग्रामेटिकल अरेंजमेंट। मैं सबके बारे में एग्जाम्पल सहित बताऊंगा। उसके बाद तीसरा हमारा टर्म है कंप्लीट सेंस होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। और चौथा है मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए, मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। यानी कि दीज आर द 4 पैरामीटर्स टू मेक अ प्रॉपर सेंस ऑफ द सेंटेंस। यानी कि एक वाक्य बनने के लिए ये 4 चीज का होना जरूरी है। जबकि बचपन में आप क्या पढ़ते थे कि प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और कंप्लीट सेंस होना चाहिए, लेकिन मैंने इसमें 2 और जोड़ दिया है, प्रॉपर ग्रामेटिकल अरेंजमेंट भी होना चाहिए और मीनिंगफुल सेंस भी होना चाहिए। यानी फाइनली वी कैन डिफाइन लाइक दिस, इट इज अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ प्रॉपर ग्रामेटिकल अरेंजमेंट with complete and meaningful sense. That combination of words is called sentence. उसे ही हम क्या कहेंगे भाई, सेंटेंस कहेंगे। तो सेंटेंस को डिफाइन हमने कर दिया है यहाँ पे। सेंटेंस किसको कहेंगे, तो शब्दों का ऐसा समूह। मैं हिंदी, चूंकि हिंदी माध्यम का ये बैच है तो मैं इसे हिंदी में भी थोड़ा लिखता हूँ। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें प्रॉपर ग्रामेटिकल अरेंजमेंट यानी सही व्याकरणिक क्रम, सही व्याकरणिक क्रम के साथ पूर्ण तथा सार्थक भाव हो, पूर्ण तथा सार्थक भाव प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं भाई, उसे वाक्य कहते हैं। यानी कि शब्दों का वह समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सेंटेंस का डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें 4 पैरामीटर्स रहने चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, प्रॉपर ग्रामेटिकल अरेंजमेंट, और तीसरा कंप्लीट सेंस, और चौथा मीनिंगफुल सेंस। अब इन चारों चीज़ों को हम समझाते हैं और हम अलग पेज ले लेते हैं। चारों चीज़ में समझाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ PEN, पेन, फुल स्टॉप, तो क्या ये सेंटेंस बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा क्या, ये सेंटेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ये सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक वर्ड ही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब तक नहीं रहेगा तब तक वो सेंटेंस नहीं बनेगा। अब अगर हम लेते हैं आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, तो ऑब्वियसली एक सेंटेंस हो गया ये। चूंकि यहाँ पर एक से ज्यादा शब्द हो गए तो ये वाक्य हो गया। ठीक है जी। दूसरा हमारा था प्रॉपर ग्रामेटिकल अरेंजमेंट। अगर हम यहाँ पे देते हैं आई हैज ए पेन और यहाँ पे देते हैं नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन, तो क्या ये सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सेंटेंस, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कि आई के साथ हम हैज लगा दिए, जो गलत है। और ये चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए इसके लास्ट में हमने ये साइन नहीं लगाना है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं हुआ। उसके बाद आता है हमारा तीसरा हमारा आता है कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस किसको कहेंगे, यानी पूर्ण अर्थ किसे कहेंगे। जैसे अगर मैं लिखूं कि दैट यू आर माई फ्रेंड, दैट यू आर माई फ्रेंड, कि इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया भाई, कि तुम मेरे दोस्त हो, कि तुम मेरे दोस्त हो। अब ये बताइए पूर्ण अर्थ हुआ क्या ये, यहाँ पे क्या कौहर्सिकार की से सेंटेंस शुरू होता है। इसे अगर ऐसे बोलते कि आई नो दैट यू आर माई फ्रेंड, तब ये सही होता। लेकिन यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि आप यहाँ से किससे शुरू किए, ये तो एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन से कोई वाक्य शुरू नहीं होता है, बल्कि जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि ये कौहर्सिकार की से अगर आप सेंटेंस शुरू किए हैं तो ये एक इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं माना जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मीनिंगफुल सेंस।
मीनिंगफुल सेंस का मतलब क्या हो गया? चौथा पैरामीटर की हम बात करें तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था पहले भी, कि जैसे वी लिव्ड ऑन अर्थ, हम धरती पर रहा करते थे। हम धरती पर रहा करते थे नहीं बल्कि रहते थे। हम धरती पर रहते थे, ये वाक्य गलत हो गया है ना। वी कैन लिव विदाउट वाटर, विदाउट वाटर, हम पानी के बिना रह सकते हैं। ये वाक्य गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, ये सही नहीं है। दैट इज वाई both the sentences have not a proper meaning, not a meaningful sense. That is why the reason is behind that both are not proper sentences, यानी दोनों ये सही वाक्य नहीं हुआ। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं। सुजाता और मयंक हैं, ऑनलाइन हैं, अगर आप जवाब दे सकते हैं तो जवाब दीजिए कि अगर आपको समझ में आ गया तो, है ना। ऑनलाइन का यही फायदा होता है, और ऑनलाइन में आप 1 to many कन्वर्सेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ अकेला हूँ, मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो ये 1 to many कम्युनिकेशन होता है। अगर आप समझ रहे हैं तो आप जवाब दे सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ अब ये। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें से हम आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। क्लाउज की बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि नोट्स आपको समझ आ गया सर? सुजाता, यस, थैंक यू सुजाता, समझ में आ रहा है। और आगे अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस में का मतलब क्या होता है? आप ना बचपन में पढ़ते होंगे मैथ, किसी चीज़ में, साइंस में या फिर ग्रामर में, किसी में चीज़ में, तो एक होता था शब्द काइंड। काइंड, काइंड का मतलब प्रकार, या एक होता था टाइप। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन। इसमें क्या मतलब है, इसका क्या मतलब अंतर होता है? अगर इसे शुद्ध हिंदी में देखें तो इसका अर्थ होता है वर्गीकरण। यानी कि अगर हम किसी चीज को आधार के आधार पर बांटते हैं, आधार का मतलब आधार कार्ड नहीं, आधार मतलब बेस, यानी कि जब किसी को बेस पे हम बांटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। और बिना बेस पर हम बांटते हैं, बिना किसी आधार के बांटते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? टाइप या काइंड कहते हैं, काइंड या टाइप कहते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि हमारे पास 10 आम है, ठीक है, मैंगो, 10 आम है। अब 10 आम को अगर आपको बांटना है, 5 सेक्शन में बांटना है, तो दो आम अलग अलग करके रख दिए। लेकिन अगर हमें अगर हम क्वालिटी के आधार पर बांटते हैं तो ऐसा करते हैं कि 2 आम को एक साइड रखते हैं जो पका हुआ हो, 2 आम जो कच्चा हो उसको अलग रखते हैं, और बच गए 6 आम, तो 6 आम जो मान लेते हैं अधपका हो या सड़ा हो उसको अलग रख दिए। तो 3 अलग अलग क्वालिटी के आधार पे बांट दिए, यानी पके हुए आम अलग, कच्चे आम अलग, सड़े हुए आम अलग। तो मेरे कहने का अर्थ हुआ कि जब आप किसी चीज के आधार पर बांटते हैं तो उसे हम वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है जी। और जब हम बिना आधार के बांटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टाइप कहते हैं या फिर काइंड कहते हैं। तो ये एक सामान्य जानकारी थी जो कि मैंने आपको दी। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। चूंकि हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस करना है हमें, तो यानी कि वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य का वर्गीकरण, यानी कि वाक्य को कैसे बांटते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में लिखें, थोड़ा सा मैं इंग्लिश में लिखूंगा और समझाते चलूंगा हिंदी में। ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, यानी सेंस के आधार पर। सेंस का अर्थ क्या होता है? सेंस का मीनिंग अर्थ यानी भाव। ऑन द बेसिस ऑफ सेंस, सेंटेंस इज क्लासिफाइड, सेंटेंस इज क्लासिफाइड, सेंटेंस इज क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट्स। उसको कितने भागों में बांटते हैं भाई? 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग हमारा क्या होता है? एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस। और एसर्टिव सेंटेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं भाई? कथनात्मक वाक्य,
कथनात्मक वाक्य, यानी कि इसे ही हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट भी इसी को कहते हैं। दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, पहले इसी को थोड़ा और बांट ले। इसके दो सेक्शन होते हैं, ए और बी, ए एंड बी, जिसमें से पहला होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अभी मैं चूंकि इसके रूल्स रेगुलेशंस थ्योरेटिकल पार्ट्स समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन जब मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो पीडीएफ फॉर्मेट में लाऊंगा और आपसे इस तरह से कन्वर्सेशन करके बताऊंगा। और यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, यानी कि हमारा ये दो सेक्शन हो गया, असर्टिव सेंटेंस के ये दो भाग हो गए। अब हम आ जाते हैं फिर से दूसरे पे। दूसरा हमारा है कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। हम एक एक करके समझाते चलेंगे आपको। और यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है यस नो क्वेश्चन, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। एक हमारा सब पहला होता है यस नो क्वेश्चन, मैं आपको आगे बताऊंगा कि यस नो क्वेश्चन क्या होता है, WH क्वेश्चन क्या होता है, एंड व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ यस नो क्वेश्चन एज वेल एज WH क्वेश्चन। मैं हम लोग कैसे इसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं। उसके बाद हमारा आता है तीसरा, और तीसरा हमारा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। और चौथा होता है हमारा, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी ये कुल मिला के 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। किस आधार पे? तो सेंस के आधार पर। सेंस बोले तो अर्थ के आधार पर, यानी भाव के आधार पर। लेकिन जब हम सेंटेंस को क्लाउज के आधार पर बांटते हैं, क्लाउज के आधार पर, तो सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। अगर हम क्लाउज के आधार पर बांटे, दैट मीन्स कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज sentence is classified, sentence is classified into 4 parts, into 4 parts। यानी कि सेंटेंस को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर? आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाउज के आधार पर। क्लाउज के आधार पर सेंटेंस को 4 भागों में बांटते हैं। और सबसे पहला होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, है ना। दूसरा होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और चौथा होता है मिक्स्ड सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। ठीक है जी। तो ये कुल मिला के ये 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। इसको हम लोग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इफ वी वांट टू क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज। अगर हम क्लाउज के आधार पर सेंटेंस को क्लासिफाई करते हैं तो ये सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। अब हम लोग सबका डिफिनीशन हिंदी में और इंग्लिश में देखेंगे आगे। ये आपको सिर्फ नाम बता दिया। जब हम लोग 12th में जाएंगे, आप लोग जब 12th में जाएंगे तो मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा सिंथेसिस ऑफ द सेंटेंसेस। जब हम सेंटेंसेस को सिंथेसाइज करेंगे, मिलाएंगे, तो वहाँ पे हमें इसका काम पड़ेगा, है ना। जहाँ सिंपल सेंटेंस के काम पड़ेंगे, दैट मीन्स कि इनके जो रियल इम्प्लीमेंटेशन होते हैं, जो रियल यूसेज होते हैं, हम सेंटेंस को सिंथेसाइज करते हैं, या फिर जब हमें कंबाइन करते हैं, सेंटेंस को कॉम्बिनेशन करते हैं, तब काम देता है। तो हम लोग आप आगे बढ़ जाते हैं, और हमारा सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। पेज ही हम बदल लेते हैं।
और हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब हमारा सबसे पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी, सबसे पहला हमारा है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है जी। और एसर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं? एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं एक ऐसे वाक्य को, एक ऐसे सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है जी। अरे यार, एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस कहते किसको है? यानी कि एसर्टिव सेंटेंस कहा जाता है कथनात्मक वाक्य को। अगर शुद्ध हिंदी में हम देखें तो इसे हम लोग कहते हैं कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक, कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य किसको कहते हैं भाई? स्टेटमेंट, जिसको कि आप सामान्य भाषा में कहते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट या तो सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है। जैसे मैं बोलूं कि यह एक कलम है, तो हाँ कलम है ये, यानी जिसमें हाँ अर्थ आता हो। जैसे मैं कहूं कि यह एक पंखा नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें ना अर्थ आ रहा है। तो यानी एक ऐसा वाक्य जिसका हाँ अथवा ना अर्थ निकले उसे हम कहते हैं कथनात्मक वाक्य, उसे हम कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। दरअसल ये एसर्टिव जो है एक शब्द होता है एसर्ट, ASSERT, एसर्ट। इसी से बनता है एसर्शन, ASSERTION, और इसी से बनता है एसर्टिव, ASSERTIVE। अब गौर करेंगे तो यहाँ पे एसर्ट का मतलब होता है कहना, यानी कोई कथन कहना, कहना या वक्तव्य देना। से का मतलब भी कहना होता है, एसर्ट का मतलब भी कहना होता है। अब एसर्शन का मतलब होता है कथनात्मक, यानी इसीलिए इसे नो कथन, जिसको कि हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं, है ना। और जो कथन बनता है उससे संबंधित वाक्य को कहते हैं कथनात्मक वाक्य। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो शब्द बना है एसर्ट से बना है, एसर्ट से ही क्या बन गया? एसर्टिव, यानी जिसमें कहने की बात हो, यानी सकारात्मक अथवा नकारात्मक रूप से जिसमें कहने की बात हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कथनात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा, है ना। अब इसको हम लोग एक लाइन में डिफाइन कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक लाइन में इसे डिफाइन कर देते हैं, यानी कि इट इज अ सेंटेंस, इट इज अ सेंटेंस which has either yes, जिसका हाँ या ना अर्थ हो, either yes और no sense, जिसका हाँ या ना अर्थ हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं यानी कि यह एक वाक्य होता है। जैसे देखिए हिंदी भी आसान होता है, यह है एक वाक्य, यानी यह एक वाक्य होता है which has, जिसके पास होते हैं या जिसके होते हैं आइदर यस, यानी या तो हाँ अर्थ होता हो, आइदर या फिर नो और नो सेंस, यानी जिसका हाँ या ना अर्थ होता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ, टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ, टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ, किस किस चीज में इसका प्रयोग किया जाता है भाई? इसका प्रयोग किया जाता है स्टेटमेंट में, रिपोर्ट में, रिपोर्ट, स्टेटमेंट, है ना, रिमार्क या पहले इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, रिमार्क, REMARK, फीडबैक, फीडबैक, ETC, यानी कि इन चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी, एक मिनट, कोई और भी ऑनलाइन है? राजा ऑनलाइन है, सुजाता, मयंक चौधरी। तो ये सब आप जवाब दे सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा है तो। समझ में आ रहा है तो आप जवाब देते चलेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल हम लोग हो पाएंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ अब।
अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, इसके दो सेक्शन होते हैं, दो पार्ट होते हैं। अब हम लोग इसके पार्ट की बात कर लेते हैं। पार्ट की बात कर लेते हैं कि इट हैज टू टाइप्स। मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया कि असर्टिव सेंटेंस हम कहते हैं यानी जिसका हाँ या ना अर्थ होता है और जिसका प्रयोग रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन, फीडबैक, नोटिस इस सब के एक्सप्रेशन में दिया जाता है, यानी सबको व्यक्त करने में दिया जाता है। आप यहाँ पे नोटिस भी दे सकते हैं। नोटिस, नोटिस मैंने सूचना जो होता है, यानी इसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं? असर्टिव सेंटेंस का। इसका दो टाइप होता है। सबसे पहला टाइप होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। बहुत लोग इसे समझ लेते हैं कि अफर्मेटिव और असर्टिव एक ही होता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। यानी अफर्मेटिव एंड असर्टिव, दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग्स, बोथ आर टोटली डिफरेंट। यानी अफर्मेटिव इज द पार्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, अब अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम समझेंगे तो इसका मतलब हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? आप गौर करेंगे यहाँ अफर्म से बना है, एक शब्द है यहाँ पे अफर्म। अफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना, AFFIRM। अफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी कि पॉजिटिवली एक्सेप्टेंस, यानी सकारात्मक रूप से किसी चीज को स्वीकार करना, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली एक्सेप्टेंस। मतलब क्या हुआ कि आपने इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार किया, ऐसे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जिसका हाँ अर्थ हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जिसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं हो। निगेटिव वर्ड रहेगा तो वह निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। दैट मीन्स कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे? इट इज अ सेंटेंस विच हैज यस सेंस एंड इट डज नॉट कंसिस्ट एनी निगेटिव वर्ड। ठीक है, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस और दिस सेंटेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी एक ऐसा वाक्य जिसका हाँ अर्थ हो और उसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं रहे, उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, डिफिनीशन सब आपके नोटबुक में लिखा हुआ रहता है। अब थोड़ा सा और बात हम कर लेते हैं नोट में। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यानी कि जिस वाक्य का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहे, अब प्लस डॉट 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 इसलिए कर दिया क्योंकि आगे कोई भी सेंटेंस रहे, यानी जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। यानी कि उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, यानी कि असर्टिव सेंटेंस का ही बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। असर्टिव का, तो असर्टिव का ही पार्ट अफर्मेटिव भी हुआ, निगेटिव भी हुआ। यानी असर्टिव कहिए, अफर्मेटिव कहिए, निगेटिव कहिए, इन सब का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? यानी कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस बिलोंग टू अफर्मेटिव सेंटेंस? दैट मीन्स कि इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट सेंटेंस बिलोंग टू अफर्मेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। आप कह सकते हैं अफर्मेटिव भी होगा इसमें, असर्टिव भी होगा। whenever the structure of the sentence is like this, that means कि subject plus verb। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और आप बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की, निगेटिव सेंटेंस के। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? यानी कि शुद्ध हिंदी में अगर हम लोग इसे बोले तो इसको क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, यानी इसको कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य किसे कहेंगे? यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसका ना अर्थ हो। मैं इसको डिफाइन कर देता हूं थोड़ा सा। एक, इट इज अ सेंटेंस, इट इज अ सेंटेंस व्हिच हैज,
which has no sense, no sense, यानी कि इसका ना अर्थ होता है it has at least one negative word, at least one negative word to make negative of the sentence, to make negative of the sentence, यानी कि वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए कम से कम एक निगेटिव वर्ड का होना आवश्यक होता है। कम से कम एक निगेटिव वर्ड अवश्य होगा, तभी वह सेंटेंस निगेटिव बन पाएगा। अब निगेटिव वर्ड कितने टाइप के होते हैं, तो निगेटिव वर्ड किसको कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड कितने टाइप के होते हैं, निगेटिव वर्ड क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड किसे कहते हैं, इसके चर्चा हम लोग करते हैं यहाँ पे अब। और निगेटिव वर्ड किसको कहते हैं, यानी कि खास तौर पे वैसा वर्ड, यानी वह वर्ड जो सेंटेंस के अर्थ को नकारात्मक बना दे, यानी निगेटिव सेंस दे। दैट मीन्स कि इट इज अ वर्ड which makes negative sense of the sentence. These words are to be said negative words. Negative words दो तरह के होते हैं। Negative words दो तरह के होते हैं। और ये कौन कौन सा दो तरह का होता है, एक को हम लोग कहते हैं फुल निगेटिव वर्ड। ध्यान से आप यहाँ से सुनते रहिएगा, कुछ नई बात बता रहा हूं मैं। फुल निगेटिव वर्ड, एक फुल निगेटिव वर्ड होता है और एक सेमी निगेटिव वर्ड होता है। एक सेमी निगेटिव वर्ड होता है, फुल निगेटिव वर्ड, और दूसरा होता है हमारा सेमी निगेटिव वर्ड। देखिए यहाँ पे हमने हाइफन दिया इसलिए एन को स्मॉल में लिखा है, अगर हाइफन ना देते तो हम कैपिटल लेटर में भी लिख सकते थे। अब आप यहाँ पे गौर करेंगे कि हमने यहाँ पे लिखा फुल निगेटिव वर्ड और सेमी निगेटिव वर्ड। फुल निगेटिव वर्ड किसको कहते हैं और सेमी निगेटिव वर्ड किसको कहते हैं, हम लोग 2 मिनट के लिए समझते हैं। फुल निगेटिव वर्ड होता है जो एन से शुरू होता है, सामान्यतः जो एन से शुरू होता है, जैसे नो, जैसे नोट, जैसे नेवर, जैसे नोबडी, जैसे नथिंग, जैसे नन, जैसे नो वन, जैसे नाइदर। आप गौर कर रहे होंगे कि ये सारे जितने भी वर्ड हैं सभी एन से स्टार्ट हुए हैं, एन 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 से, ठीक है। यानी ये सभी क्या हो गए, फुल निगेटिव वर्ड हो गए। और उसी तरह से सेमी निगेटिव वर्ड, सेमी निगेटिव वर्ड किसको कहते हैं, व्हाट डज इट मीन ऑफ सेमी निगेटिव वर्ड। सेमी निगेटिव वर्ड होता है इट इज अ वर्ड which does not start from n but it also makes negative sense of the sentence but it would be partially, लेकिन पार्शियली का मतलब क्या हुआ, अंशतः। जैसे आपको सेल्डम, एक एग्जांपल हम लेते हैं सेल्डम का, सेल्डम। और भी शब्द हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे, एक सेंटेंस से पहले देते हैं। जैसे ही सेल्डम गोज देयर, ही सेल्डम गोज देयर, इसका मतलब हुआ कि वह कभी कभी वहां जाता है, यानी वह अक्सर वहां जाता है। अक्सर वहां जाता है मतलब डेली नहीं जाता है। तो इस सेंटेंस में देखिए आप एक शब्द लगा हुआ है सेल्डम, जो सेंटेंस के अर्थ को सेमी निगेटिव कर देता है, यानी अर्ध नकारात्मक बनाता है, और यह सेंटेंस भी नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और ऐसे सेंटेंस को भी हम सेमी निगेटिव सेंटेंस, सॉरी निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी इसे भी निगेटिव वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है, इसे निगेटिव सेंटेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे हो गया सेल्डम, जैसे हो गया लिटिल, LITTLE, जैसे हो गया फ्यू, जैसे हो गया हार्डली, HARDLY, जैसे हो गया स्कार्सली, SCARCELY, जैसे हो गया LEST लिस्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, मैं इसके बारे में आपको और भी बताऊंगा, और भी जानकारी दूंगा कि फुल निगेटिव वर्ड क्या होता है, सेमी निगेटिव वर्ड क्या होता है। अभी मैं कुछ इसकी जानकारी शॉर्टकट में दे दिया हूं ताकि आपको आगे से इसे और भी समझने में आसानी हो। टाइम की मजबूरी होती है, टाइम के एक कंपल्सन है हम लोगों का कि टाइम, अगला बैच भी हमारा होता है, अगला सेशन भी हमारा होता है। सो
इसलिए अब हमें अब इजाज़त देनी होगी आपको, और हम लोग अब कल मिलेंगे। और इसके साथ ही इन चीज़ों को समझने के लिए हम कल फिर से इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे और एग्जाम्पल्स लेंगे। मैं कल फिर से बात करना शुरू करूंगा निगेटिव वर्ड से। निगेटिव वर्ड क्या होता है, निगेटिव वर्ड कैसे बनाते हैं, एक बार इसे ज़रूर देखिएगा। अगर कुछ समस्या हो, कुछ प्रॉब्लम हो अगर आपको, तो कमेंट से भी कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो किसी चीज़ में तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, 9263070635। आप इस नंबर पे कंसल्ट करके, मैं कुंदन सर हूँ, मेरा नाम है कुंदन गौतम, ठीक है। मैं इस पर मिल जाऊंगा इस नंबर पे, और आपको आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।